हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम यहाँ पर देखेंगे सैंपल पेपर, जिसमें आप 2024 का सैंपल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं आपके पास, और अभी तक आपने काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, काफी सारे टॉपिक को आपने डिस्कस कर लिया है। तो आपके कुछ जो टॉपिक ऐसे होंगे जो कि क्लियर यहाँ पर हो गए होंगे। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपका बायो का पोर्शन कौन कौन सा आया है, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन। तो पैटर्न आप जानते हैं, सबसे पहले आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है आपके बायो के क्वेश्चन कौन से होंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो घ आपके पास आया है क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है। ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और कहा क्या है कि जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है। तो पूछा क्या गया, पूर्ण पाचन व अवशोषण, यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर पूर्ण हो रही है, और उसके बाद जो पाचित भोजन आपके पास आया है उसका अवशोषण कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले। तो भोजन के पाचन की बात हुई है, तो सबसे पहले आपने कहा कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है। आपके पास क्वेश्चन याद है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। आपने कहा मुख से, मुख से शुरू होता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आपसे के पास आया था कि लार में उपस्थित एंजाइम का नाम लिखिए और उसका फंक्शन क्या होता है। आपने कहा कि जो लार है, लार का जो मुख्य कार्य है वो क्या था, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है, आपके मुख से शुरू हो रहा है। मुख से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इतनी बात आप जानते हैं। अब आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चल रही है। अगर आपने पाचन तंत्र बनाया तो किस प्रकार से बनाया, ये भोजन नली इस प्रकार से आपने बनाई, ये स्टमक आ गया है। ठीक है, स्टमक आ गया, आगे का जो पोर्शन है अब वो छोटी आंत होगी, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी आंत इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं, और ये आपकी छोटी आंत इस प्रकार से कॉइल होती है। पूरी छोटी आंत जो है वो पूरी कॉइल होती है। एक जनरल आइडिया यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ये तो आपकी क्या है, भोजन नली आ गई है। क्या है, भोजन नली है। ये आपका क्या है, मुख वाला पोर्शन है। उसके बाद आपका क्या है, आमाशय आया है। ठीक है, आमाशय आया। आमाशय के बाद आपने क्या कहा, छोटी आंत आई। और छोटी आंत के बाद आपके पास क्या आई, बड़ी आंत आई। ये तो ऑर्गन है जो कि आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि भोजन कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी कि अलग अलग आपको ऑर्गन्स के बारे में बताया जा रहा है कि भोजन कहाँ से कहाँ गया होगा। आपने कहा सबसे पहले आपने मुख में भोजन को लिया। ठीक है, जब आपने पाचन के बारे में पढ़ा था, आपने कहा था पाचन में दो चीजें हो रही हैं, दो स्टेप होते हैं। एक होता है फिजिकल ब्रेकडाउन और एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आपने क्या कहा, दो चीजें होती हैं। पहला आपने कहा फिजिकल ब्रेकडाउन और दूसरा आपने कहा केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन में क्या आपका आएगा, आपने कहा जब आपने भोजन को ग्रहण किया और जब आपने अपने दांतों से भोजन को काटा और चबाया, क्या है, ये फिजिकल ब्रेकडाउन है। ठीक है, फिजिकल सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन से होगा। अब फिजिकल ब्रेकडाउन एक ये भी है कि आपने रोटी को तोड़ा, तो वो भी एक फिजिकल ब्रेकडाउन था, लेकिन ये आपके पाचन तंत्र से बाहर हो रही थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसका मतलब ये भोजन को चबाने से या भोजन को काटने से शुरू होता है। फिजिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ।
अब जैसे फिजिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ वैसे ही यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन भी शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ? आपने कहा कि यहाँ पर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करेगा, यहाँ पर भोजन पे काम करेगा और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो शुरू यहाँ पर हो जाता है। ध्यान रखिए कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? दोनों चीजें हो गई है, फिजिकल ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन, दोनों चीजें कहाँ पे शुरू हो गई है? आपके मुख में शुरू हो गई है। अब आपने भोजन को चबाया और जब आपने भोजन को चबाया तो अब आप क्या करेंगे? भोजन को निगलेंगे। ठीक है, आपने भोजन को क्या किया? निगला। भोजन को जब निगला तो भोजन नली से जो भोजन था वो आपके आमाशय में आएगा। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो भोजन नली है, भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। भोजन नली का फंक्शन क्या है? भोजन नली का कार्य क्या है? भोजन को भोजन मुख से आपके आमाशय में पहुंचाना। अब यहाँ पर जो भोजन नली है, भोजन नली में एक मूवमेंट पाया जाता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जिसे आप कहते हैं। जैसे कि किस प्रकार का मूवमेंट होगा? जो भोजन नली है वो इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से, ये वाले। ये जो भोजन नली आपको सीधी दिखाई दे रही है इसमें कुछ इस प्रकार की गति होती है। कैसे? आपने कहा ये भोजन यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिलैक्स है, जब ये चौड़ा है इसका मतलब ये रिलैक्स है। तो अब यहाँ पर इस वाले पोर्शन में क्या होगा? ये पिचक जाएगा और ये जो भोजन है वो नीचे आ जाता है। तो ये वाला पोर्शन पिचक जाता है और ये वाला पोर्शन फिर से फूल जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। सिंपली हो क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे हुआ भोजन नीचे की ओर निकलता चला जाएगा और इस प्रकार की गति को आप क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। क्वेश्चन आपके पास आता है कि भोजन नली में किस प्रकार की गति पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब आया भोजन आपके आमाशय में, आपके स्टमक में भोजन आ जाता है जहां पर अब होगा प्रोटीन का क्या होगा? डाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं प्रोटीन के पाचन के लिए। ठीक है, क्या उनका नाम होता है? यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं। उसमें से एक जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, के बारे में बार बार आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये क्या होता है? जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन होता है उसे एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आपने क्या कहा कि ये क्या करेगा? यहाँ पर जो भोजन है भोजन के पाचन में सहायता उत्पन्न करता है और किस पोषक तत्व की पाचन में मदद कर रहा है? आपने कहा प्रोटीन के पाचन में मदद कर रहा है। चलिए, तो क्या बात आपने की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में कि प्रोटीन की मदद में काम करेगा और किस प्रकार से करता है कि ये क्या करेगा? जो आपका इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो पेप्सिनोजन एक्चुअली में कर क्या रहा है? प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पेप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि अक्रिय अवस्था है। सक्रिय अवस्था में इसे ट्रांसफर करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता होती है। पहला फंक्शन तो ये हो गया है। दूसरा फंक्शन आपने कहा कि माध्यम को अम्लीय बनाता है। अब जैसे कि जब हम पाचन पढ़ रहे थे आपने कहा मुख का भी पीएच होता है। पीएच के बारे में आपने बात की है। पीएच क्या होता है? पीएच स्केल के बारे में आपने बात की है। आपने कहा पीएच स्केल होती है जिसमें जो नंबर होते हैं वो 1 से लेकर के 14 तक होते हैं। ठीक है, और बीच का जो पोर्शन होगा वो होगा 7। एक पीएच स्केल होती है, 1 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है। अब ये जो स्केल है ये किसी भी चीज की हमें क्षारीय और अम्लीय गुण को बताता है। जैसे कि आपने कहा अगर 7 से कम किसी का पीएच है, ठीक है, तो वो होगा अम्लीय, होगा अम्लीय गुण उसमें पाया जाएगा। आपने कहा अगर 7 से अधिक किसी का पीएच होगा तो उसका जो गुण होगा वो क्षारीय गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है, अगर किसी का पीएच 7 है, एग्जैक्ट 7 है, तो आपने कहा यह है न्यूट्रल, उदासीन है, न्यूट्रल है, ना ही ये इसमें क्षारीय गुण है और ना ही इसमें अम्लीय गुण है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो आपने क्या कहा? हमारे मुख का भी एक पीएच होता है।
अब आपको क्वेश्चन में ये है, आपको होमवर्क में ये पढ़ के आना है कि हमारे मुख का पीएच कितना होता है। ठीक है, अब हमारे मुख का पीएच एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये आपको पता करना है। स्टमक का आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसमें HCl अगर है तो हमारे पेट में हमारा जो आमाशय है उसका जो पीएच होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक और बेसिक अलग अलग मीडियम आपके अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन में आते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, पाचन में सहायता मिलेगी। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके अलावा आपने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या करता है कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, आपने कहा कि आपके लार का एक कार्य मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर भोजन में कोई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं, तो वो वहां पर क्या हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं हमारे सलाइवा के द्वारा। ठीक है, सलाइवा में एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। तो आपने कहा कि ये क्या करेंगे, जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब इन केस कोई ऐसा सूक्ष्म जीव है कि जो कि फिर भी हमारे आमाशय तक पहुंच गया है, जो हमारे लिए हानिकारक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी कि आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब ये तो बात है किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या फंक्शन होते हैं इसकी। आपके पास क्वेश्चन ये आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। आपने कहा अगर आप पीएच इस ओर जाएगा, आपने कहा कि अगर पीएच इस ओर है, इस ओर का मतलब क्या है कि अगर किसी का पीएच 1 है, किसी का 4 है और किसी का 6 है। क्या बात हमने की है, हमने कहा तीन हमारे पास ऐसी चीजें हैं, एक का जो पीएच था वो 8 था, एक का 4 था और एक का 6 था। तो अब आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है कि तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है कि जिसमें अम्लीय गुण सबसे अधिक पाया जा रहा है। तो आपका आंसर होगा कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो ये होगा, सबसे ज्यादा, सबसे कम पीएच जिसका है वही सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, उसी में सबसे ज्यादा अम्लीय गुण पाए जाएंगे। सबसे कम पीएच किसका है, यहाँ पर 1 है। अब हमने कहा कि जिसमें सबसे ज्यादा पीएच होगा यानी पीएच 6 है, तो ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल आपने पढ़ा होगा, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार आपने पढ़ा होगा, यही होता है। दुर्बल और प्रबल से मतलब है कि कौन कितना एसिडिक है वो प्रबल अम्ल है, कौन कितना कम एसिडिक है वो क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस प्रकार का अम्ल हुआ, आपने कहा कि ये प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और एसिड के बारे में आपने जाना है कि एसिड क्या होता है, इजीली क्या कर सकता है, जला सकता है, स्किन जला सकता है, या फिर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इजीली क्या कर सकता है, उसे जला सकता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में रिलीज हो रहा है और फिर भी हम सेफ रहते हैं। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी आपने लैब में काम किया होगा आपको कहा गया होगा कि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्योर फॉर्म आप यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्योर फॉर्म यूज नहीं करते और डायरेक्टली उसे टच भी नहीं करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर आमाशय है, आमाशय की दीवारों में क्या होता है, दीवार यानी कि जो वॉल होती है वहां पर म्यूकस रिलीज होता है। अब ये म्यूकस क्या करेगा, ये म्यूकस स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नुकसान पहुंचाने में क्या करता है, रोकता है। यानी कि म्यूकस क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी नुकसान पहुंचाने से रोकता है और इसी प्रकार से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इजिली अपना काम करता रहेगा। क्लियर है इतनी बात। अब भोजन क्या हुआ, आमाशय से कहा जाएगा आपकी छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत में बहुत सारे पाचक रस श्रावित होते हैं, छोटी आंत से भी पाचक रस श्रावित होंगे, प्लस यहाँ पर, ठीक है, छोटी आंत से भी पाचक रस श्रावित होते हैं। और यहाँ पर आपने कहा क्या होगा, ये क्या है, पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। ये क्या है, लिवर है। पैनक्रियाज से जो भी पाचक रस होंगे वो कहाँ जाएंगे, छोटी आंत में जाएंगे। ये जो लिवर है, लिवर से जो बाइल जो पित्त रस होगा वो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया होती है आपकी छोटी आंत में। यानी कि छोटी आंत में बहुत सारे पाचक रस जाएंगे, लिवर से भी जाएंगे, पैनक्रियाज से भी जाते हैं और छोटी आंत से भी पाचक रस स्रावित होते हैं। और यहाँ पर तीनों चीजों का क्या होगा, डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी और प्रोटीन का भी।
और यही वो जगह है, यानी कि छोटी आंत ही वो रीजन है जहां पर जो पाचन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है, और यहीं पर क्या होगा, अवशोषण भी होगा। आंसर मिला आपको कि आपने पूछा, आपसे ये किया था, पाचन की जो प्रक्रिया है पूर्ण होती है और कहाँ पर अवशोषण होता है। तो देखिए अपने ऑप्शन को और चूज कीजिए अपने ऑप्शन को। चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया है कि भोजन को जो पाचन है कंप्लीट वो कहाँ पे होगा, छोटी आंत में होगा। अब आपको आता है कि जो अवशोषण है, अवशोषण कहाँ पे होता है, आपने कहा अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। और अवशोषण किसके द्वारा होता है, आपने कहा जो छोटी आंत आपकी होती है उसमें कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और इन विलाई के द्वारा क्या होता है, पाचित भोजन का अवशोषण होता है। चलिए, तो आंसर क्या आया आपका, आंसर आपका आया छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपने कहा कि जो छोटी आंत होती है इस प्रकार से, उसमें कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं होती है इस प्रकार से, जिसे आप विलाई कहते हैं। इन विलाई के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण होता है। यहाँ पर क्या होगी, ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, और इस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, पाचित भोजन आपके रक्त में मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, इजी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। इजी क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार और मुझे बताइए कौन आंसर देगा। चलिए, तो क्वेश्चन इजी है, ये लोग, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग घर से करके लेके आएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बतानी है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको पढ़ना है और घर से करके लेके आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न आपके पास आया है। आपको स्वपोषी तथा विषम पोषी में अंतर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं, आपको इसमें अंतर बताना है। इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे सारे बच्चे। जीआईसी प्रसादी, कितने बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। जीआईसी स्वादा, आपको आवाज आ रही है, जीआईसी स्वादा हैंड रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। ललित चौहान। ललित, कौन सी क्लास के हैं आप लोग। 10th। 10 के हैं, चलिए ठीक है। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, कर लेंगे, वेरी गुड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 भी एक बार देख लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है पादप ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में भोज्य पदार्थ का वहन करता है। सेकंड, जो पौधे में जल व खनिज लवणों का वहन करता है। कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, कर लेंगे ललित। नो मैम। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके पास, ये 2024 का आपके पास सैंपल पेपर आया है। ठीक है, 23 का आप लोग कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी में क्या क्या यहाँ पर आपको डिफरेंस बताए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दोनों में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर आप देखेंगे पोषण का प्रकार दोनों में किस प्रकार का पाया जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि कैसे क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किस प्रकार से किया गया है। फिर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है या नहीं है। फिर आप देखेंगे एनर्जी किस रूप में ये ऑब्टेन करते हैं। फिर आप देखेंगे एनर्जी किस रूप में ये स्टोर करेंगे। फिर आप फूड चेन देखेंगे, लोकोमोशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो जो आपको इजी पॉइंट लगते हैं वो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको कहा गया है यूजुअली मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम एंड सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक साइनोबैक्टीरिया। आपने कहा स्वपोषी में कौन से जीव आते हैं, आपने कहा प्लांट किंगडम प्लांटी, यानी कि पादप जगत के जो पादप होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, और कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर आते हैं जो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, आपने क्या बात की है कि स्वपोषी कौन होंगे, पादप होते हैं, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अब जो पादप होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषक कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक कहते हैं। ठीक है, ये बात हम, यानी कि परपोषी, तो परपोषी में क्या आएंगे, आपने कहा कि जितने भी किंगडम एनिमेलिया के हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं, पादपों के अलावा जितने भी जीव हैं, आपने कहा सारे ही क्या हैं यहाँ पर परपोषी हैं। ठीक है, पहला अंतर मिल गया।
दूसरा आपने कहा जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। और जो यहाँ पर यह है स्वपोषी, जो स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। परपोषी क्या करेंगे, अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। तो ये है उत्पादक और ये क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा कि ये जो स्वपोषी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ यानी कि जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफ जो कि केमिकल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी आपने क्या कहा, परपोषी कैसे होंगे, फोटो हेटेरोट्रॉफ और कीमो हेटेरोट्रॉफ। सिंपल सी बात है, आपने कहा इसके प्रकार आप याद रखेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। और जो परपोषी होते हैं, परपोषी क्या होंगे, उपभोक्ता ही होते हैं। नेक्स्ट आपने क्या कहा कि जो यहाँ पर स्वपोषी होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ये आप सारे बच्चे जानते हैं। और जो परपोषी होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो स्वपोषी होते हैं वो यहाँ पर एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। और जो परपोषी होते हैं वो क्या करेंगे, ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे, डायरेक्टली एनर्जी को कहां से प्राप्त करेंगे, स्वपोषी से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा ऑटोट्रॉफ कैन स्टोर लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। जो स्वपोषी होते हैं वो लाइट और केमिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जबकि परपोषी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा कि फूड चेन किस प्रकार की होगी, आपने कहा कि फूड चेन में जो खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे पहला स्थान किसका होगा, उत्पादक का होगा, जो कि हरे पेड़ पौधे हैं। और अगर हम बात करें परपोषी की, आपने कहा ये द्वितीय नंबर पर होंगे, क्योंकि पहले उत्पादक आते हैं उसके बाद उपभोक्ता आते हैं। ठीक है। लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट की अगर बात की है तो आपने कहा कि ये इनमें मूवमेंट नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे मूव नहीं करते हैं, जबकि परपोषी क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास क्या आ गए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इजी है। आप क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको कोई और डिफरेंस यहाँ पर याद आ रहा है वो भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये भी 1 नंबर का है और ये भी 1 नंबर का है। आपसे पूछा गया पादप ऊतक का नाम लिखिए, आपको प्लांट टिश्यू का नाम बताना है। सबसे पहले उस टिश्यू का नाम बताना है जो कि भोजन का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, भोजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकंड में आपको बताना है कि जो यहाँ पर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब आपको दो ऊतक के नाम आपने पढ़े थे, एक था जाइलम और एक था फ्लोएम। ठीक है, चलिए अब हमने कहा कि 2 प्रकार के आपके पास ऊतक आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले तो ये किस प्रकार के ऊतक हैं, ये दोनों आपके पास आते हैं जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक आते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये बात आप जानते हैं। अब दोनों का फंक्शन क्या होगा, आपने कहा जो जाइलम है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जल का परिवहन कर रहा है, जल का परिवहन कर रहा है। फ्लोएम यहाँ पे क्या करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। भोजन का परिवहन करेगा। अब आपको यहाँ पर कुछ एरो दिखाए गए हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। आपका आपने कहा कि जो जाइलम है यानी कि पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका फ्लोएम होगा जो भोजन का परिवहन कर रहा है। और पौधे में जल और खनिज का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। ठीक है, जो जाइलम है, जाइलम में जो परिवहन होगा वो एक ही दिशा में होगा, एक दिशीय होगा। ठीक है, एक ही दिशा में हो रहा है। और फ्लोएम में जो परिवहन होगा वो द्विदिशीय होगा, जो कि एरो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो कर लीजिए एक बार।
आंसर नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपके पास जो अगला प्रश्न आया है वो है क्वेश्चन नंबर 18। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर का ये वाला पोर्शन है और 1 नंबर का ये वाला पोर्शन है। क्या क्या पूछा गया है? सबसे पहले दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना पड़ेगा? हार्ट की फंक्शनिंग पढ़नी है कि हार्ट की फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है। सबसे पहले बताएंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। हार्ट का डायग्राम बनाना है, कुछ इस प्रकार से आपके पास डायग्राम आएगा। ये जो इमेज आपके पास आ रखी है ये क्या है? दोहरे परिसंचरण तंत्र की इमेज आई है, ठीक है। सेकंड में आपसे कहा गया है मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। बहुत इजी है, आपको बताना है श्वसन वर्णक कौन सा यहाँ पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग करके लेके आएंगे। आपको करना क्या है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है, उसमें आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है और दिखाना है कि किस प्रकार से यहाँ पर डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो आपने करना क्या है? जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप घर से पढ़ के लेके आएंगे, जो क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिया जाता है वो आप लोग करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।